चलो, स्टार्टिंग में क्या चल रहा था बताओ फटाक से, क्या करवा थे लास्ट में, जल्दी बताओ। फेस्टिवल से करवा थे ना। चलो याद करके आओ सब लोग। अगली बार हमने बताया था कि याद करके आना है, याद करके आओ ना सब लोग। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहले हम बीच में क्वेश्चन पूछ लें पहले, इसके अलावा फिर आगे चलें। पहले हम क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसके अलावा आगे हम चलेंगे। आप लोगों के मोबाइल बाहर ना मिल जाए, चलो पहला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना। बताना है कि कौन राज्य है जो भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य है, और पूर्ण साक्षर राज्य किसे दर्जा दिया जाएगा, किस राज्य को क्यों दर्जा दिया जा रहा है। पूर्ण साक्षर राज्य बनने के लिए कितने प्रतिशत साक्षरता दर वहां की होनी चाहिए, कितने प्रतिशत होनी चाहिए, जल्दी बताओ। किसी भी राज्य की पूर्ण साक्षरता दर होने के लिए कितनी प्रतिशत साक्षरता दर होनी चाहिए उस राज्य की। आपसे एक क्वेश्चन पहले पूछेगा कि किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षरता दर देने की जो केंद्र सरकार देती है, ठीक है, तो वो कितने प्रतिशत उस राज्य की साक्षरता दर होगी तभी उसको पूर्ण साक्षर राज्य माना जाएगा। 95। याद रखना है 95% जिस भी राज्य की साक्षरता दर होगी उसको, उस राज्य को भारत का पूर्ण साक्षर राज्य माना जाएगा। तो इसमें कौन सा राज्य है जो भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। तो असम है क्या, क्या नागालैंड है, क्या त्रिपुरा है, क्या मेघालय है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा सब लोगों को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा की याद रखना है, त्रिपुरा की जो साक्षरता दर है याद रखना है 95% से भी अधिक है। तो भारत का तीसरा सबसे आपका पूर्ण साक्षर राज्य का नाम पूछेगा त्रिपुरा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहला दूसरा फिर कौन है। ठीक है, तो पहला दूसरा कौन है, अगर ये तीसरा राज्य पूर्ण साक्षर रहे तो बताना है कि पहला और दूसरा कौन है। केरल नहीं है, बताना है कि इसके पहले किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। ये तो अभी दिया गया है इसको तीसरा, तो पहले इसका आंसर लिख लो त्रिपुरा। इसके अलावा जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत के तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य का नाम पूछेगा, त्रिपुरा है, याद रखना है, ठीक है ना। 95% से भी यहाँ की साक्षरता दर अधिक है, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, पूरे हम जितने भी आपके क्वेश्चन बनते होंगे पूरा बता देंगे। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, साक्षर राज्य पहला बताना है कौन सा है। इसके अलावा भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य, पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है। इसके अलावा तीसरा, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है, साक्षरता दर न्यूनतम है, न्यूनतम है। भारत का सर्वाधिक साक्षर यूटी कौन सा है, साक्षर यूटी कौन सा है। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सर्वाधिक साक्षर यूटी कौन सा है। भारत का न्यूनतम, भारत का न्यूनतम साक्षर
यूटी कौन सा है? कौन सा है? क्या हो गया? तो ठीक है, स्लाइड से हट गया। एक मिनट रुको। स्लाइड यही था ना? चलो, छूट गया था सबका। चलो लिख लो, दोबारा हम लिख दे रहे हैं। लिख गया था सबका? नहीं बताना, दोबारा हम लिख दे रहे हैं। जहाँ पे बताना क्या छूट गया था, अचानक हट गया। चलो, तो भारत का, लास्ट वाले बच्चे होंगे सबके, भारत का सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षर यूटी, यही छूट गया था आप लोगों का। साक्षर यूटी कौन सा है? इसके अलावा भारत का न्यूनतम साक्षर यूटी, साक्षर यूटी कौन सा है? इसके अलावा हमने जो आपके पहले क्वेश्चन बताए थे उनके आंसर आपको बताना है। बताना है कि भारत का सर्वाधिक पहला जो पूर्ण साक्षर राज्य वो कौन सा है, जो अभी बनाया गया, अभी हाल ही में। पूर्ण साक्षर राज्य, याद रखना, पूर्ण साक्षर, भारत का साक्षर राज्य का नाम पूछेगा, ठीक है ना, तो उसका नाम केरल हो जाएगा। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य केंद्र शासित, केंद्र सरकार के द्वारा अभी आपका पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा किसको प्रदान किया गया, वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, याद रखना, ठीक ना। तो बताना है कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, पहला। दूसरा बताना है, इसके अलावा बताना है भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य यूटी कौन सा है, भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य, न्यूनतम साक्षर वाला यूटी कौन सा है। इसके अलावा शहर बताएंगे कि शहर कौन कौन से आपके न्यूनतम है और कौन सर्वाधिक है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इतने आप आंसर बताओ। तो पहले आपको हमने जो बताया था उसका आंसर बताओ क्या हुआ। पहले ये बताओ कि भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य यूटी कौन सा है, सर्वाधिक साक्षर यूटी कौन सा है। चलो यहीं से हम बता दे रहे हैं फटाफट, जल्दी बताओ। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप याद रखना है, लक्षद्वीप ही याद रखना है सर्वाधिक आपका साक्षर यूटी है। भारत का न्यूनतम साक्षर यूटी कौन सा है, दादर नागर हवेली, याद रखना है, ठीक है, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखना है। इसके अलावा पहला दूसरा हम इसके बारे में बता रहे हैं, तो पहले इसका आंसर लिख लो। लक्षद्वीप भारत का सर्वाधिक साक्षर यूटी है। भारत का न्यूनतम साक्षर यूटी का नाम पूछेगा तो याद रखना दादर नागर हवेली, ठीक है। इसके अलावा इसके डाटा के बारे में बताएंगे कितने प्रतिशत इसके है, ठीक है, वहीं पर रखे आप इसमें, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लिया सब लोगों ने, लिख लिया ना। चलो इसके बारे में डाटा हम पूरा बता रहे हैं आपको, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये लिख गया ना सबका। चलो अगला, अगर आपसे पूछेगा भारत का पहला साक्षर राज्य, पूर्ण साक्षर राज्य किसको दिया गया, तो आपको याद रखना है त्रिपुरा से पहले किसको दिया गया था पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो आपको दिमाग लगाना है कि क्या होगा, कौन सा राज्य होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा से पहले याद रखना है गोवा राज्य को, और इसके अलावा मिजोरम राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जा चुका है, याद रखना है। और ये दर्जा कौन देता है, सबको आप अगर पूछ ले कि ये पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा कौन देता है, क्या संसद देती है, क्या राष्ट्रपति देता है, क्या मंत्रिपरिषद देती है, या राज्य का राज्यपाल देता है। ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा कि किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा देने का प्रावधान किसके पास है, किसके पास शक्ति है, तब क्या होगा बताओ। हमने आपको ऑप्शन दे दिए, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, या मंत्रिपरिषद के पास, या राज्य के राज्यपाल के पास। किसके पास शक्ति होती है कि किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा
देने का प्रावधान किसके पास शक्ति है? संसद के पास। बताओ। केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार का मतलब ही होता है मंत्रिपरिषद, ठीक ना, मंत्रिपरिषद होती है, याद रखना, ठीक ना। केंद्र सरकार लिख के आ जाए या मंत्रिपरिषद लिख के आ जाए, बात ये एक ही करेगा, याद रखना है, ठीक ना। या केंद्र आपके केंद्र सरकार लिखा होगा या मंत्रिपरिषद लिखोगी, बात एक ही होगी, ये आपको याद रखना है। तो ना संसद करता है, ना राष्ट्रपति करता है, ना ही राज्य का राज्यपाल करता है, याद रखना मंत्रिपरिषद करता है, या मंत्रिपरिषद या केंद्र सरकार, ठीक है। किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य देने का दर्जा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे गोवा। गोवा के अलावा मिजोरम को, और तीसरा राज्य बन गया आपका त्रिपुरा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो तीसरा आपका त्रिपुरा हो गया, पहला आपको याद रखना है मिजोरम हो गया, दूसरा आपका हो गया गोवा। तो क्रम है आपको याद रखना है, पहला आपको याद रखना है ये, ठीक है, दूसरा आपका गोवा है, इसके अलावा तीसरा इसको पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया। तो तीसरे नंबर का त्रिपुरा है, दूसरे नंबर का गोवा है, और इसके अलावा पहले नंबर का मिजोरम है। तो मिजोरम को पहली बार आपको याद रखना है इस पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिल चुका है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में बहुत लोग कंफ्यूजन होगा, केरल क्यों नहीं है, तो केरल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। त्रिपुरा की साक्षरता दर याद रखना है बढ़कर कितनी होगी, तो याद रखना है 95.6% हो गई है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जिस भी राज्य की प्रतिशतता दर 95% से अधिक होगी, याद रखना उसको पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इससे कम होगी, अगर 94% होगी तो उसको पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसके आपका ये मानक है इसका कि इससे ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसके आपको याद रखना 95.6% है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। 95% से अधिक होना चाहिए, तभी पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। 24 जून 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को याद रखना है, आपका लद्दाख को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर का दर्जा मिल चुका है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कार्यात्मक साक्षरता दर का दर्जा किस केंद्र शासित प्रदेश को मिल चुका है, तो लद्दाख को है। पूर्ण याद रखना, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर मतलब ये अभी पूर्ण साक्षरता दर की दर में लाइन में है, ठीक ना। ये अभी आगे चल करके पूर्ण साक्षर राज्य बन जाए, पूर्ण साक्षर राज्य नहीं यूटी बन जाएगा पूरी तरह, ठीक ना, यूटी, ये आपको याद रखना लद्दाख। तो अभी कार्यात्मक साक्षरता दर का दर्जा मिला है, इसको याद रखना है लद्दाख को, ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसका अगला नंबर है कि ये भी आपका यूटी बन जाएगा, पूर्ण साक्षर आपका यूटी, ये आपको याद रखना है। अभी इसमें ये आपको याद रखना है लद्दाख के बारे में इतना, ठीक है। केंद्र सरकार के अनुसार याद रखना है 95% से अधिक साक्षरता दर वाले राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य माना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिसकी साक्षरता दर 95% होगी उसको इस साक्षर राज्य माना जाएगा, इसके अलावा इससे कम होगी तो साक्षर राज्य नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये अभी डाटा अभी आया हाल ही का है, तो आपको याद रखना है। तो बहुत लोग केरल कर देते हैं, केरल के बारे में बताएंगे, केरल क्यों नहीं करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि केरल की साक्षरता दर 95% से कम है, याद रखना है, ठीक है, 95% से कम है केरल की साक्षरता दर, ठीक है। तो ये आपको अभी ये वाले याद रखना है। तो ये आपको पॉइंट याद हो गया है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये आपको याद रखना है। और कार्यात्मक साक्षरता दर वाला आपको नाम पूछेगा तो लद्दाख यूटी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मानक कितना होता है, कितने प्रतिशत होता है, तो याद रखना है साक्षरता दर का, तो आपको याद रखना है 95% से आपका अधिक होना चाहिए, 95% से अधिक होना चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है। तो पूर्ण साक्षर राज्य माना जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पूर्ण साक्षर राज्य बनने के लिए किसी भी राज्य को कितने वर्ष के बच्चों को लिया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि साक्षरता दर अगर आपका जैसे वहां की गणना की जाती है कि कितना प्रतिशत साक्षरता दर है, तो साक्षरता दर कितने दर से मापी जाती है, कितने वर्ष मापी जाती है, बताओ, नापी जाती है। 7 वर्ष से अधिक होना चाहिए, और लिखना और बोलना जानता हो, वो साक्षर आपका साक्षर व्यक्ति माना जाएगा, ठीक ना, वो आपको याद रखना है। तो 7 वर्ष से गणना की जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है, 7 वर्ष से गणना की जाती है, आपको पॉइंट याद रखना है। तो इतने पॉइंट लिख गया होगा सबके, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तीसरा आपका त्रिपुरा हो गया, ठीक है ना। 24 जून 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण कार्यात्मक आपका साक्षरता दर का दर्जा मिल चुका है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। 95% से अधिक साक्षरता दर होगी तभी आपका पूर्ण साक्षर राज्य माना जाएगा, ये आपको लिख लेना, फटाफट लिखो इतना। इसके अलावा आप केरल के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा जो और अन्य उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चीजें आपको इतने पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी चीज पहले लिख लो, इसके अलावा आगे क्वेश्चन बताएं कि क्या क्या क्वेश्चन केरल के बारे में पूछे जाते हैं।
देखो पटाख से दिख गया सबका। अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपको अब पूछेगा अलग से क्वेश्चन, ठीक ना, कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य, तब क्वेश्चन अलग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अभी गणना हुई थी उसके अनुसार है, 2025 में जो गणना हुई थी उसके अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य है पूर्ण। अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के साक्षर राज्य कौन कौन से हैं, तब क्वेश्चन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके अलावा इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे तो उसके बारे में देखेंगे। बात करेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी, तो आपको याद रखना है 74.04% थी टोटल 2011। अगर जनगणना पूछे है कि तो याद रखना है भारत की जनगणना के अनुसार, तो आपको याद रखना है इतनी साक्षरता दर है भारत की, ठीक है, 2011 की जनगणना। अगर हम आपसे पूछे अगली जो जनगणना होगी वो कब किस वर्ष होगी, 2026 में या 2027 में, 2026 में 27 में, 2026 में 27 में बताओ। और ये जो हुई थी 2011 की जनगणना, ये किस नंबर की थी, ये किस नंबर की जनगणना है। इस जनगणना का अगर पूछेगा आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यही था ना। तो ये किस नंबर की जनगणना है 2011 की। अगर हम आपसे पूछ ले स्वतंत्र भारत की जनगणना 2011 की जनगणना किस नंबर की है, स्वतंत्र भारत की, तब किस नंबर की है, 7वीं। स्वतंत्र भारत की जनगणना पूछेगा 2011 की जनगणना किस नंबर पर आती है, तो 7वीं नंबर पर। अगर आपसे पूछेगा जब से जनगणना शुरू हुई है तब से इसका क्रम पूछेगा, तब किस नंबर की होगी बताओ, 15वीं होगी या 16वीं होगी, 15वीं होगी। और 2027 में जो होगी वो कौन से नंबर की होगी, 16वीं होगी। तो याद रखना 2027 में आपका 26 में जो होगी जनगणना, वो याद रखना वो किस नंबर की होगी, 16वीं नंबर की होगी, ये आपको याद रखना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर टोटल पूछेगा तो 74.04% है। ये आपको याद रखना, टोटल जनगणना आपकी जनगणना के अनुसार है साक्षरता दर, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और जो भी जनगणना होती है उसका ही डाटा पूछता है ज्यादा, ठीक है। 2026-27 में जो जनगणना होगी उसका डाटा जरूर पूछेगा एग्जाम में जाकर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत रही थी, तो याद रखना है 82.14% रही थी, याद रखना है। जबकि महिलाओं की साक्षरता दर याद रखना 65.46% ही थी, याद रखना, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अब ये साक्षरता दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, पहले की 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसके अलावा अब जो जनगणना होगी तो इसमें बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा ये आपका साक्षरता दर में, क्योंकि आपका अब साक्षरता दर बढ़ेगी बहुत है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछेगा सर्वाधिक साक्षर राज्य का नाम पूछेगा, तब आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तो तब क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, और जो अभी जो डाटा आया है वो आपका पूछेगा 3 राज्य है वो, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको याद रखना है केरल है, ये आपको याद रखना है। और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार, ठीक है, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2011 का आपको ये गणना की गई थी, तभी आपको निकल के आया था सामने, ठीक है। केरल की साक्षरता दर आपको याद रखना है 93.91% है, याद रखना है, ठीक है, 93.91% है, ठीक है। यही आपसे डाटा पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार, यही डाटा पूछेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कितने प्रतिशत साक्षरता दर है केरल की, तो इतनी ही है, ठीक है ना, 93.91%, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि बिहार की साक्षरता दर आपसे पूछेगा कितने प्रतिशत है, तो याद रखना है 63.82% है, ये आपको याद रखना है डाटा, ठीक है। दोनों की सर्वाधिक किसकी है, कितने प्रतिशत है, और इसके अलावा न्यूनतम किसकी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षर राज्य उत्तर प्रदेश कौन सा। अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जाओगे तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का, तब क्या हो जाएगा, श्रावस्ती कौन कह रहा है, गधा है क्या बिल्कुल, गौतम बुद्ध नगर,
सर्वाधिक साक्षर जिला उत्तर प्रदेश का पूछेगा, गौतम बुद्ध नगर है, याद रखना है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, बताओ। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, जल्दी बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे जब उत्तर प्रदेश में आप लोग निवास कर रहे हो तो पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये मोटी मोटी चीजें इतने तो पता होना चाहिए, ठीक ना। जिस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है, किस राज्य की कम है, और किस जिले की न्यूनतम है, किस राज्य की आपका अधिकतम है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बताना है किसकी है, तो याद रखना श्रावस्ती की न्यूनतम है, और याद रखना सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो ये आपको याद रखना है, और राज्यों की बात आएगी तो राज्यों में ये है आपको याद रखना है, ठीक है। राज्यों में ये है आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश किस नंबर पर आता है, तब क्या होगा। सर्वाधिक साक्षरता दर की श्रेणी में उत्तर प्रदेश किस नंबर पर आता है, बताओ। उत्तर प्रदेश किस नंबर पर आता है जहां पे हम लोग निवास कर रहे हैं, तो यहाँ की साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, नहीं ऑप्शन गलत हो गया, चलो दूसरा हम ऑप्शन दे दें, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, 11वें नंबर पर, 10वें नंबर पर। बताना किस नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश साक्षरता दर के मामले में, बताना है इसका आंसर। ढूंढ के लाना है कि भारत की टोटल साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, बताना, ढूंढ के लाना फटाक से। तो ये आपको याद रखना है कि ठीक है, सर्वाधिक साक्षर राज्य और न्यूनतम साक्षर राज्य, न्यूनतम साक्षर आपका यूटी का नाम पूछेगा, सर्वाधिक साक्षर यूटी का नाम पूछेगा, तो आपको पता चल गया 2011 के जनगणना को सारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इतने पॉइंट है, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य अगर आपसे पूछेगा तो आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य आपसे पूछेगा, आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, याद रखना है, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की है, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की जनगणना, जनगणना है। पहली बार जनगणना किस देश में करवाई गई थी, वर्ल्ड में पहली बार जनगणना किस देश में करवाई गई थी, बताओ। ऑप्शन है यूएसए, फ्रांस, जर्मनी या स्विट्जरलैंड, बताओ। पहली बार जनगणना की आधारशिला किस देश में रखी गई थी, जल्दी बताओ। फ्रांस में, ठीक है ना। कहां पे, फ्रांस में, याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेगा कि 10 की जनगणना किस देश में प्रारंभ हुई थी पहली बार, 10 वर्ष में जनगणना, जैसे भारत में ली गई 10 वर्ष बाद होती है ना 10 वर्ष बाद, तो बताना कि 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। ये जो है ये पद्धति कहां से ली गई थी, किस देश से ली गई थी, और किस देश ने अपनाई थी 10 की जनगणना, बताओ। 10 की जनगणना का जो नियम है वो किस देश ने प्रारंभ किया था, 10 की जनगणना, जल्दी बताना है क्या होगा इसका आंसर। आप लोग पिछला वाला पढ़ गए, तुम जनगणना पढ़ा चुके हैं, इसके पहले जो पुराने लोग बैठे होंगे उनको पता होगा, जनगणना पूरी पढ़ा चुके हैं कि किसके शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक ना। उस समय वायसराय कौन था, ठीक ना। नियमित जनगणना कब हुई थी, इसके बारे में पूरा पढ़ा चुके हैं, जनगणना के बारे में हर एक चीज पढ़ाए हैं। इसके अलावा हमने बताया भी था ये भी कि 2011 की जनगणना के समय जो वहां के महासर्वेक्षक कौन थे, ये भी हमने आपको बताया था, 2001 के बारे में बताया था। तो आप लोग ढूंढ के लाया करो जो हम बताते हैं। तो साक्षरता दर के बारे में आप चीजें तुम्हें पता होगी। इसके अलावा आपको बताना है कि 10 की जनगणना किस देश ने पहली बार करवाई थी, और इसके अलावा पहली बार नियमित जनगणना कहां पे करवाई गई थी, कब करवाई गई थी, ये आपको ढूंढ के लाना है। चलो इतना लिख लो पहले फटाक से, लिख गया सबका इतना, इतना लिख गया ना, लिख लो फटाक से इतना।
लिख गया सबको? कितना लिख गया? देखो जितनी हम चीज बता आप बताए जनगणना के बारे में आप लोग पढ़ के आना, ठीक ना। जनगणना के बारे में पढ़ के आना कि जनगणना की शुरुआत कहाँ पे हुई थी पहली बार, ठीक ना। 10 की जनगणना कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, उस समय वायसराय कौन था। 2001 की जो जनगणना हुई थी उस समय महासर्वेक्षक कौन थे। 2011 की जो जनगणना हुई थी उस समय महासर्वेक्षक कौन थे, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। और 2027 में जो 26 में होगी उसके महासर्वेक्षक कौन होंगे, कौन जनगणना करवाएगा, और जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जनगणना कौन करवाता है, गृह मंत्रालय करवाता है, अमित शाह करवाएंगे जनगणना, ठीक ना। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि जो 2011 की जनगणना हुई थी वो किस मंत्रालय के द्वारा हुई थी, तो आप याद रखना गृह मंत्रालय के द्वारा। 2027 जो 26 में होगी वो भी किसके द्वारा होगी, गृह मंत्रालय के द्वारा होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो जनगणना होती है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आप याद रखना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखना है, ठीक है। ये जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि जातिगत जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है बिहार, ठीक है। जातिगत जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य, जातिगत जनगणना करवाने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य बिहार है, ठीक है। पहला राज्य है बिहार, पहला राज्य बिहार है। इसने पहली बार जातिगत जनगणना करवाई थी कि किस कास्ट के लोग कहाँ कितना प्रतिशत है, ठीक ना। ये आपका इसमें आपका जातिगत जनगणना में आपको मालूम पड़ा था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो भारत का पहला साक्षर राज्य का नाम सॉरी पहला आपका जातिगत जनगणना वाला का नाम पूछेगा तो बिहार ही है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो इतने पॉइंट लिख लेना। जनगणना के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जनगणना खोल के देखना जाकर के आप पूरा पढ़ना। अगर हम जनगणना पढ़ाने लगेंगे तो ये पूरा 1 घंटा जनगणना में चला जाएगा, इसलिए मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा कि इतनी चीजें आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो जातिगत जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है, ठीक ना। स्वतंत्र भारत में 7वें नंबर की थी आपका, इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक ना। अगर आपसे पूछेगा 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो कौन थे बताओ, चंद्रमौली थे। कौन थे, सी चंद्रमौली थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके तो इतना आप लोग पढ़ के आना, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद होगी, फटाक से लिख लो, फटाक से इतना याद करके आना है। अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे पिछले वाले भी, ठीक है। तो इतने पहले पॉइंट लिख लो फटाक से। क्वेश्चन बहुत है इसमें, जनगणना से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हम जनगणना के बारे में पूरा हम बताए नहीं, केवल थोड़ा सा हमने बताया केवल कि इतनी चीजें आपको तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। चलो लिख लो फटाक से इतना। लिख गया सबका, देखो फटाक से, जहां पे ना समझ में आ रहा बता देना। लिख गया, किसी का छूट गया, छूटा किसी का, लिख गया ना सबका। अगला क्वेश्चन है, सुधांशु शुक्ला को किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भेजा गया है, तो बताना है सुधांशु शुक्ला, ये आपको पहले पता होने चाहिए किस नंबर के अंतरिक्ष यात्री हैं, भारत के किस नंबर के अंतरिक्ष यात्री हैं सुधांशु शुक्ला, बताओ। अभी आपको पता होगा ये गए हैं कि नहीं गए अंतरिक्ष में, कितने दिन के लिए गए हैं, कितने दिन के लिए, 14 दिनों के लिए गए ना अंतरिक्ष पर। इनके साथ में कौन कौन व्यक्ति गए हैं,
और कहां कहां के व्यक्ति हैं, किस देश के निवासी हैं, बताना है। अब ये आपसे नहीं पूछेगा सुधांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हैं, ठीक ना, तो कहां के हैं, तो ये आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा, सबको पता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुधांशु शुक्ला जो गए हैं वो किस मिशन के द्वारा गए हैं, ठीक ना, इसके अलावा किस स्टेशन से इनको भेजा गया, इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये किस राज्य के निवासी है, इसके अलावा ये किस शहर के निवासी है, ठीक ना, इसके अलावा ये अंतरिक्ष स्टेशन में गए हैं तो किस रूप में गए, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किस रूप में गए, पायलट ग्रुप में गए, पायलट ग्रुप में गए, चला कर गए, याद रखना, पायलट ग्रुप में गए, याद रखना है, ठीक है। तो सुधांशु शुक्ला को किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भेजा गया है, तो आपको बताना है गगनयान मिशन के द्वारा। पहले आपको ये पता होना चाहिए गगनयान मिशन कब भेजा गया था, गगनयान मिशन कब भेजा गया था, पहले यही आपको पता होना चाहिए कि गगनयान भेजा गया था वो कब भेजा गया था, या गगनयान भेजा ही नहीं गया, बताओ, गगनयान भेजा गया कि नहीं भेजा गया, इतना ही पता होना चाहिए पहले, बताओ, भेजा गया कि नहीं भेजा गया, अभी नहीं भेजा गया ना, बताओ बताओ, आदित्य एल1 भेजा गया कि नहीं भेजा गया, भेजा जा चुका है ना, तो गगनयान कब भेजा जाएगा, 2026 में भेजा जाएगा, तो गगनयान 2026 में भेजा जाएगा, ना कि भेजा जा चुका है, ठीक है, तो आपको याद रखना है इतना, तो गगनयान 2026 में भेजा जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। किसका अध्ययन करने के लिए गगनयान क्यों भेजा जा रहा है, स्पेस का अध्ययन करने के लिए, स्पेस का अध्ययन करेंगे, बताओ, स्पेस का अध्ययन करना तो यहीं पर कर लेंगे, नीचे वहां पे जाने की क्या जरूरत है, तो गगनयान के बारे में पढ़ गया ना, ठीक है। तो भैया किसके द्वारा भेजे गए याद रखना है, एक्सोम 4 मिशन के द्वारा भेजे गए, आपको याद रखना है, ठीक है, एक्सोम 4 मिशन के द्वारा भेजे गए, ये आपका सुधांशु शुक्ला, ये आपको याद रखना है। और सुधांशु शुक्ला आपको याद रखना है यूपी के निवासी हैं, कहां के हैं, ये यूपी के हैं, याद रखना, यूपी के पूछेगा किस शहर के, तो भैया नवाबों का शहर लखनऊ, याद रखना है, लखनऊ के है, ठीक है, लखनऊ के हैं, अपने यहाँ के हैं, समझ लो यहाँ के भेजे गए, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पायलट रह चुके हैं, ठीक ना, आपका लड़ाकू विमान के, ठीक है, आपको याद रखना है, तो यूपी के हैं, लखनऊ के, आपको याद रखना है, किस रूप में गए, तो याद रखना पायलट के रूप में गए, याद रखना है पायलट के रूप में, पायलट के रूप में गए, याद रखना, ये चला कर गए आपके, ये आपका इसके बारे में बात करेंगे, इनके पायलट के रूप में गए, आप याद रखना है, ठीक है ना, और इनके साथ कौन कौन गए उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला आपको याद रखना किस मिशन के द्वारा भेजे गए इनको, ठीक है, इसके अलावा इनके साथ में कौन कौन व्यक्ति हैं इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो ये तो पूछे ही जाएंगे, इसके अलावा इनके व्यक्ति इनके साथ में कौन कौन गए, किस देश के निवासी गए, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि वो आप लोग नहीं याद कर पाओगे, ये तो याद हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बारे में तो आप लोग पढ़ी लोगे, बाकी उनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, तो पहले इतने पॉइंट लिख लो इसके बारे में, इसके अलावा इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो किस मिशन के द्वारा, तो आपको ये मिशन आपको याद रखना है, ठीक है। चंद्रयान मिशन 3 कब भेजा गया था, डेट बता सकता है कोई, चंद्रयान 3 मिशन कब भेजा गया था, ये तो डेट आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा चंद्रयान 4 मिशन किसके सहायता से भेजा जाएगा, चंद्रयान 5 किसकी सहायता से भेजा जाएगा, किस देश की सहायता से भेजा जाएगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चंद्रयान 3 कब भेजा गया था, 14 जुलाई 2024, कौन कह रहा है 24, 2023, और इस समय आपको पता होगा इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो भैया उस समय जो जब भेजा गया था तो उस समय कौन थे, कौन कह रहा, के सिवान, एस सोमनाथ थे, के सिवान कर देना तो फिर माइनस मार्किंग हो जाएगा, फिर तो ये नहीं है, गलत हो जाएगा। चंद्रयान 3 जो भेजा गया था वो सफर परीक्षण रहा था, किसके समय में, तो याद रखना है इसरो के अध्यक्ष थे, इसरो के अध्यक्ष भैया कौन थे उस समय, एस सोमनाथ थे, एस सोमनाथ किस नंबर के थे, सब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा किस नंबर के थे, क्योंकि चंद्रयान 3 सफल मिशन हुआ था तो पूछ लेगा किस नंबर के बनाए गए थे, तो ये किस नंबर के थे बताओ, 10वें नंबर के थे, एस सोमनाथ याद रखना 10वें नंबर के थे अध्यक्ष, और जो के सिवान थे वो 9वें नंबर के थे। चंद्रयान 2 जब भेजा गया था तो उस समय के सिवान थे, उनका जो चंद्रयान 2 भेजा गया था वो असफल रहा था,
चंद्रयान 2 में एस सोमनाथ। हाँ, तो चंद्रयान 2 में एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 में कौन थे? एस सोमनाथ। और चंद्रयान 2 में यही थे। चंद्रयान 2 जब भेजा गया तो ये एस सोमनाथ थे। एस सोमनाथ थे। आप लोगों ने पेपर नहीं पढ़ा था क्या? जब चंद्रयान 2 असफल हो गया था तो के सिवान प्रधानमंत्री मोदी जी के आपके गले लग के रो रहे थे, तो एस सोमनाथ कहां से आ जाएंगे? हैं? जब चंद्रयान 2 असफल रहा था, लैंडिंग नहीं हो पा रही थी, संपर्क टूट गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री के गले लग के रो रहे थे कौन? के सिवान थे, एस सोमनाथ थे। एक बार देख के आना सही से। एस सोमनाथ लिखा है हमने तो फिर गलत हो गया होगा। एस सोमनाथ नहीं थे, के सिवान थे वो। के सिवान आप लोगों पेपर पढ़ा होगा, न्यूज पेपर में बहुत दिया था उस समय कि जब असफल हो गया था चंद्रयान 2 तो उस समय गले लग के रो रहे थे के सिवान, तब दोबारा ये बन गए थे। आपका चंद्रयान 3 जब भेजा गया था तब ये थे एस सोमनाथ। ये आपको याद रखना। वो आपके के सिवान 9वें नंबर के थे, ये 10वें नंबर की। और 11वें नंबर का कौन है वर्तमान में? वी आर नारायण। कौन है? वी आर नारायण। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मिशन आपको याद रखना है। इसके मिशन के तहत आपको सुधांशु शुक्ला को भेजा गया अंतरिक्ष में, आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके कहां के हैं? यूपी के हैं, लखनऊ के हैं। आपको याद रखना पायलट क्रू में ये आपका वहां पे कार्य करेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है। इतना लिख गया सबका? इतना लिख गया ना? जिसको कंफ्यूजन हो चंद्रयान 2 के बारे में वो आप गूगल डाल के देख लेना भी, ठीक है। डाल देख लो फटाक से भी, जिसको कंफ्यूजन हो। कौन है? के सिवान है ना? देख लेना एक बार जिसको कंफ्यूजन हो, ठीक है। चलो, ये है एक्सोम 4 मिशन, आपका मिशन। ये आपका स्पेस क्रॉप, ये इसी में गए। ये एक्सोम 4 मिशन है। ये अंतरिक्ष में अन्वेषण करेगा आपका। वहां पे अंतरिक्ष में आपका मिट्टी पी लाएगा कि ना, वहां की क्या क्या चीजें हो सकती है वहां पे। ये आपका ये मिशन गया वहां पे, ठीक है, पहुंच गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पहुंच गया ये। तो इसके बारे में आपको याद रखना यही है, ठीक है, जो भेजा गया वहां पे, ठीक है, अंतरिक्ष में, यही, ठीक है। इसी के अंदर बैठे होंगे 4 व्यक्ति, ठीक है। ये आसपास आपको दिख रहे होंगे, ये क्या लगे हैं आपको बताना क्या है। चलो, तो इसके अलावा दिखा दिया हमने आपको। इसके अलावा आगे 25 जून, अब आपसे डेट पूछेगा जो सुधांशु शुक्ला भेजे गए, जो आपका एक्सोम 4 मिशन भेजा गया, वो किस डेट को भेजा गया। तो भैया डेट भी याद रखना है। जैसे चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 की डेट याद रखना है, वैसे इसकी डेट याद रखना है। डेट जरूर पूछता है, तो आपको थोड़ा डेट दिमाग में याद रखना है कि ये भूलना नहीं है। 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अमेरिका के एक्सोम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देना इसके बारे में। 25 जून 2025 को याद रखना है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को याद रखना है। अमेरिका के एक्सोम 4 मिशन, ये अमेरिका का मिशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये अमेरिका का मिशन है, एक्सोम 4 मिशन है, आपको याद रखना। अमेरिका का, भारत का नहीं है। जो आप लोग सोचो भारत का कर दो, गलत हो जाएगा तुरंत, ठीक है। ये आपको याद रखना है। डेट पूछेगा, आपका पूछेगा ये कहाँ के मिशन है, तो ये भी आपको पूछेगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। वे राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरे भारतीय हैं, राकेश शर्मा के बाद ये दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। पहली बार राकेश शर्मा को भेजा गया था 1984 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सुधांशु है, शुभांशु इसमें लिखा हुआ है, शुभांशु लिखा हुआ ना, सुधांशु है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो राकेश शर्मा आपको याद रखना 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, आपको याद रखना दूसरे भारतीय हैं। अगर हम आपसे पूछे पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है जो राकेश शर्मा के बाद गए थे, भारतीय मूल के, और भारतीय मूल के कौन व्यक्ति हैं बताना है जो राकेश शर्मा के बाद गए थे, कौन थे। भारतीय पूरी तरह नहीं थे, भारतीय मूल के थे। और भारतीय मूल में अंतर होता है। तो भारतीय मूल किसको कहते हैं? जैसे आपको पता होगा ऋषि सुनक, वो भारतीय मूल के थे ना,
भारत के थे नहीं, क्योंकि उनके माता पिता कोई भी आपका भारत में निवास करता रहा होगा, उनका जन्म तो यहाँ होगा और पढ़े लिखे बड़े कहाँ पे हुए थे, दूसरे देश में, तो भारतीय मूल की है, ठीक ना, मगर पूरी तरह भारतीय नहीं है। तो ऐसे आपका रखना है, क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि दूसरे नंबर के भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन थे व्यक्ति। तो राकेश शर्मा पहले थे। दूसरे नंबर के भारतीय आपको याद रखना, आपको सुधांशु शुक्ला है, इसके बारे में आपको याद रखना है, ये लखनऊ के हैं, ठीक ना, यूपी के हैं, आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछेगा शुभांशु या सुधांशु शुक्ला आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय हैं, याद रखना, ये स्पेस एजेंसी आपको याद रखना अमेरिका की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सुधांशु शुक्ला का संबंध लखनऊ के उत्तर प्रदेश से, ये आपको याद रखना है, कहां से, तो उत्तर प्रदेश से, आपको याद रखना है, कहां से, किस शहर से, लखनऊ से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जून 2006 में उन्होंने क्या किया था, भारतीय वायुसेना में, याद रखना है, आईएएफ की फाइटर विंग का हिस्सा बने थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फाइटर विंग आपके विमान की आपका ये हिस्सा बने थे, आपको याद रखना है। शुभांशु शुक्ला, सुधांशु शुक्ला, इसके बारे में आपको इतनी चीजें याद रखना है कि इन्होंने पहली बार जर्नी आपको शुरुआत कहां से की थी, 2006 से शुरुआत की थी, ठीक ना। फाइटर वायुसेना में शामिल हुए थे, किसमें पद पर, तो आईएएफ, ठीक है, इसमें शामिल हुए थे, फाइटर विंग में हिस्सा बने थे, ये आपको याद रखना है, 2006 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी कैरियर की शुरुआत 2006 में हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। तो ये है आपके सुधांशु शुक्ला, दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये है आप लखनऊ के निवासी, ठीक ना, अपने यहाँ के, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। 14 दिनों तक वहां पे स्पेस में रहेंगे, ये आपको याद रखना है, अंतरिक्ष पे रहेंगे। अब इनके साथ में कौन कौन व्यक्ति गए हैं, इनके साथ में किस देश के निवासी गए, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले इनके बारे में आपको इतना चीजें याद रखनी है, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है कि इन्होंने करियर की शुरुआत कब की थी, किस सन से की थी, ठीक ना, किस पद पर रह चुके थे, तो रह चुके हैं, तो आपको याद रखना भारतीय वायुसेना की आईएएफ की फाइटर विंग में हिस्सा बने थे पहली बार 2006 में, ठीक है। इन्होंने करियर की शुरुआत की थी, किस मिशन के द्वारा गए, तो ये आपको याद रखना है। मिशन आपको पूछेगा, आपको पॉइंट याद रखना है, पूछेगा कहाँ का ये मिशन है, या पूछेगा किस मिशन के द्वारा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रखना है। किस नंबर के हैं जाने वाले अंतरिक्ष में, तो दूसरे नंबर के हैं, ठीक ना, ये आपको पॉइंट याद रखना है सब। अगर ऊपर पढ़ के जाओगे तो ये मिलेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ लेगा तो बस खत्म हो जाएगा काम। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि मेन पॉइंट आपको, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, लिखो फटाक से। इसके अलावा 4 व्यक्ति और हैं, उनके भी आपको बता देंगे नाम, कौन कौन से व्यक्ति गए हैं, ताकि वो भी अगर क्वेश्चन पूछेगा किस देश के निवासी है, जो 4 लोग गए हैं, 3 लोग गए इनके साथ में, वो कौन कौन से हैं, किस रूप में गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले आपको इनके बारे में याद रखना है, क्योंकि ये जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना है, इनके बारे में क्वेश्चन आपको पढ़ लेना सही से। अभी सुनीता विलियम्स भी गई थी, आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में कि अंतरिक्ष में वो कितने दिन तक रही थी। क्वेश्चन पूछा गया था सुनीता विलियम्स जो लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला बन गई है, तो बताना वो कितने दिन तक रही थी। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। 364 दिन, 286 दिन, 290 दिन, इसके अलावा 275 दिन। बताना कितने दिन तक वहां पे रही थी। ये क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में कि जो सुनीता विलियम्स है जो अंतरिक्ष में रही थी वो कितने दिनों तक रही थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी के हाल ही में एग्जाम में एनटीपीसी में, ग्रेजुएट लेवल में। अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी होना है 7 अगस्त से। तो बताना है कि कितने दिन तक रही थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन पूछा था पलट के, एक शिफ्ट में पूछा गया, दूसरे शिफ्ट में दोबारा फिर पूछा गया। तो कितने दिन रही थी? 286 दिन रही थी, याद रखना है। 286 दिन रही थी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में, ठीक है। और ये जो व्यक्ति जा रहे हैं वो 14 दिनों तक रहेंगे अंतरिक्ष में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लिख गया सबका? लिख गया ना सबका? सबका लिख गया ना इतना पॉइंट ये वाला? अब 4 व्यक्ति कौन है उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन व्यक्ति हैं इनके साथ में।
तो ये है क्रू सदस्य जो आपके इस मिशन के तहत गए हैं। तो ये 4 व्यक्ति हैं, ये दिख नहीं रहेंगे, बाकी आपको नाम से पता चल जाएगा कहाँ कहाँ के हैं। एक तो इसरो के प्रमुख हैं, वो भी आपका है, ये क्रू सदस्य हैं। इनके बारे में बात करेंगे कौन कौन से हैं। तो ये आपको याद रखना है पेगी विटसन, याद रखना है पेगी विटसन, ये कहाँ के हैं, यूएसए के हैं, ये आपको याद रखना है। और ये कमांडर रह चुके हैं, पूर्व कमांडर रह चुके हैं नासा के, ये आपको याद रखना है। नासा के पूर्व कमांडर, अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं, याद रखना है। इससे पहले वो आपको याद रखना है अंतरिक्ष में यात्रा कर चुके हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है। पेगी विटसन यूएसए के हैं और ये कमांडर रह चुके हैं पूर्व, ठीक है ना, नासा की, आपको याद रखना है। और नासा कहाँ की एजेंसी है, आप सबको पता होगा, कहाँ की है, अमेरिका की है, कहाँ की है, अमेरिका की, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो ये अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं। तो 4 व्यक्तियों का नाम याद रखना है, ठीक ना। ये आपको सुधांशु शुक्ला आपको दिख रहे होंगे इधर साइड में, ठीक है। और इसके साथ में पेगी विटसन जो है आपको सामने ये दिख रहे हैं, ये ठीक है। इसके अलावा शुभांशु शुक्ला भारत के याद रखना पायलट के रूप में गए, और पायलट के रूप में किस रूप में गए, कहाँ के गए, किस स्पेस एजेंसी से, इसरो से, याद रखना है, ठीक है। इसरो से गए, आपको याद रखना पायलट के रूप में, ठीक है। ये पायलट के रूप में गए, आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। शुभांशु शुक्ला जो भारत के पायलट के रूप में गए, किसके द्वारा भेजे गए, किस आपके, तो याद रखना है इसरो के द्वारा भेजे गए, भारत की है ना स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा स्लावोज उजमानस्की, याद रखना पोलैंड के हैं, याद रखना है, ठीक ना, ये पोलैंड के, ये विशेष आपका विशेषज्ञ है, ये आपको याद रखना है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये है पोलैंड के हैं, याद रखना है स्लावोज उजमानस्की, ठीक है ना, पोलैंड के हैं, जिसकी राजधानी वारसा है, क्या राजधानी, वारसा, तो यहीं के हैं, आपको याद रखना है। और लास्ट में आपको याद रखना तिबोर कापू, ये हंगरी के हैं, ये आपको याद रखना, ये भी मिशन विशेषज्ञ हैं, ठीक है, ये भी मिशन विशेषज्ञ हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे व्यक्ति नहीं गए वहां पे कि नौसिखिया गए, वहां पे ऐसे व्यक्ति नहीं गए, ये भैया पहले इससे पहले यात्रा कर चुके हैं, अंतरिक्ष विशेषज्ञ, मिशन विशेषज्ञ, याद रखना है। केवल एक ही व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, शुभांशु शुक्ला, जो पायलट के रूप में जा रहे हैं, ठीक है, जो भारतीय, इनके बारे में आपको 4 व्यक्तियों का नाम याद रखना है। ये तो नहीं पूछे जाएंगे, बहुत जब नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तब ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, अग्निवीर जैसे एग्जामों में, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर थोड़ा डिफिकल्ट बनाएगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा एसएससी में कि ये वाले क्वेश्चन, तो थोड़ा इनके बारे में ध्यान देना है, कहाँ कहाँ के निवासी हैं, और इसके अलावा कहाँ कहाँ की है, कहाँ कहाँ के विशेषज्ञ हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है इनका, प्रयोग, उद्देश्य क्यों भेजेगा इनका, उनके उद्देश्य क्या है इनका, तो आपको याद रखना है इस मिशन के दौरान, याद रखना 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। अब इस मिशन के द्वारा जब भेजा गया तो 60 वैज्ञानिक लगे हुए हैं देखने में कि क्या क्या हो रहा है वहां पे स्पेस एजेंसी में, क्या अंतरिक्ष में क्या क्या हो रहा है। 60 वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, इसरो के भी हैं, कुछ नासा के हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है 60 से अधिक वैज्ञानिक का प्रयोग किए जाएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत के 7 प्रयोग शामिल है, भारत 7 प्रकार के आपको याद रखना है प्रयोग शामिल, आपका प्रयोग इसमें इस्तेमाल करेगा, वो कौन कौन से हैं, तो याद रखना है सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में पौधे की वृद्धि होगी कि नहीं होगी, मानव स्वास्थ्य और सूक्ष्म जीव व्यवहार, इसके ये आपका 7 में प्रयोग करेगा भारत, ठीक है। नंबर 1 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, पौधों में वृद्धि, मानव स्वास्थ्य और सूक्ष्म जीव व्यवहार, ये आपको देखेगा कि अंतरिक्ष में क्या चीजें हो सकती हैं, इनके बारे में आपका ये प्रयोग करेगा भारत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसरो जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा, ये आपको याद रखना है। यह मिशन आपको याद रखना है 14 दिनों तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 14 दिनों तक। तो ये आपको डेट भी याद रखनी है कि कितने दिनों तक, तो ये आपको याद रखना है 14 दिनों तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बस इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा ज्यादा, बस इतने ही पॉइंट मेन में नहीं, तो शॉर्ट में आपको याद रखना है, ठीक है। 4 व्यक्तियों के नाम आपको पॉइंट याद रखना है और इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, बस, ठीक है। ये आपका दिन याद रखना है, बस, इसके अलावा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा, पूरे टोटल हमने बता दिए। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके बारे में, बाकी इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। तो 4 व्यक्तियों के नाम आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। भारत के कितने प्रकार के प्रयोग शामिल इसमें, तो याद रखना है, ये चीजें आपको याद रखना है, कितने दिनों तक आपको, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 4 व्यक्ति हैं ये, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है।
इतना। बाकी नीचे वाला ना लिखना, कोई दिक्कत नहीं। लिख गया होगा इतना, लिखो फटाक से। 4 ये मेन इतने लिख लेना, इसके अलावा ये 2 पॉइंट लिख लेना, ये वाले और ये लिख लेना बस। पूरा ना छाप दिया करो, ठीक ना, साइड में लिखा करो। लिखो फटाक से इतना। तब तक हम क्वेश्चन पूछ लें जो पिछले हमने करवाए हैं। देखो फटाक से, अभी क्वेश्चन काफी है, अभी तो एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए, जल्दी करो। शॉर्ट में लिखना, ठीक है, पूरा नहीं लिखना है। लिख गया सबको? ये स्टार वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा जरूर, किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा जरूर, तो आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये वाले आपकी चारों व्यक्तियों का नाम याद रखना है, कहाँ के हैं ये आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन पूछ ले हम। बीच में मैंने कहा था कि क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पूछ के हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन ये बताना है, G20 की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई थी? फटाफट बताना है। कहाँ पे? कनाडा में। बिम्स्टेक की जो बैठक हुई थी 2025 में कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ पे? थाईलैंड में। आसियान की बैठक 2025 में कहाँ की गई थी? आसियान की बैठक कहाँ पे की गई थी? मलेशिया में। कहाँ पे? मलेशिया में। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था, किस राज्य में किया गया था 2025 में? प्रवासी भारतीय सम्मेलन और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी। तो बताना है कि प्रवासी भारतीय जो दिवस है 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो 2025 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, किस राज्य में किया गया था? प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया 2025 में, इसका सम्मेलन किस राज्य में किया गया? तो आपको पता होगा प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? महात्मा गांधी आए थे ना, कहां से आए थे? घर तो दुनिया से, कहां से आए थे? हमने सोचा घर से आए। कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे या दक्षिणी अफ्रीका से आए थे? दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बात की है, ठीक है। हाँ, तो कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। तो कहां पे? उड़ीसा में, तो लिख लेना उड़ीसा, ठीक है, जिसको ना पता हो लिख लेना, ठीक है। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया 2025 में? नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया 2025 में? नाटो बताना है। और नाटो के सदस्य कितने हैं? कितने हैं? 32 है। तो बताना नाटो की कहां पे आयोजन होता है 2025 में? नीदरलैंड में। कहां पे? नीदरलैंड में। इसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है राजधानी? एम्स्टर्डम। तो नीदरलैंड के इस समय प्रधानमंत्री कौन है बताओ? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है फिर? चलो भारत के आसपास जितने पड़ोसी देश उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पूछ लिया, किनको किनको पता है। चलो बताना फटाफट। ये बताओ कनाडा के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। कौन है? मार्क कार्नी। जर्मनी के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। जापान के पीएम कौन है? शिगुरो
इस बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? कौन है? अरुणा कुमार दिसानायके। श्रीलंका कौन है? श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन है? हरिणी अमर सूर्या। तो अभी कौन क्या बता रहा था? राष्ट्रपति बताया था ना। तो प्रधानमंत्री ये हरिणी अमर सूर्या और राष्ट्रपति कौन है? अरुणा कुमार दिसानायके। ठीक है। इस समय भूटान के वर्तमान में राजा कौन है? कौन है जल्दी बताओ। भूटान में राजा होते हैं ना, जैसे जर्मनी में चांसलर होते हैं, पता होगा ठीक ना। जैसे जर्मनी में चांसलर होते हैं वैसे भूटान में राजा होते हैं। तो बताना है कौन है। इसके अलावा नेपाल के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। ठीक है। रूस के इस समय प्रधानमंत्री कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन कह रहा है? व्लादिमीर पुतिन। तभी हमने क्वेश्चन पूछा था कि रूस के प्रधानमंत्री कौन है, तो बहुत बोले हैं कि व्लादिमीर पुतिन। कौन है? प्राइम मिनिस्टर होता है कि नहीं होता वहां पे? बताओ। रूस में प्राइम मिनिस्टर होता है कि नहीं होता है? बताओ। होता है कि नहीं होता? चलिए बताओ। नहीं होता ना। राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है वहां का। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है तो प्रधानमंत्री पद होता ही नहीं। चलो ये बताओ। पेंतो गतार्न सिनावात्रा किस देश की महिला प्रधानमंत्री को अभी अपने पद से हटा दिया गया है? पेंतो गतार्न सिनावात्रा कहां की है? थाईलैंड की है। ठीक ना। थाईलैंड की है। अब इनको हटा दिया गया था। अपने ही रक्षा मंत्री की आलोचना कर दी उन्होंने। ठीक ना। अपने रक्षा मंत्री की आलोचना कर दी तो उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। विरोध प्रदर्शन हो गया बहुत ज्यादा। उनके पद को अपने पद त्यागना पड़ा था उनको। ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर पूछेगा हंगरी कौन है इस समय? हंगरी कौन है प्रधानमंत्री? हंगरी कौन है? कैपिटल पता होनी चाहिए पहले तो। हंगरी की क्या है? बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। चलो हम बता ही दें फटाफट, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे। ये लिख गया सबका? ये सबका लिख गया ना? ये है पाइतो गतार्न सिनावात्रा। किस देश के प्रधानमंत्री थी जिन्हें न्यायालय ने पद से सस्पेंड कर दिया है? अब ऐसा भारत में क्या होता है बताओ। भारत में क्या ऐसा होता है कि न्यायालय प्रधानमंत्री को सस्पेंड कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो कौन करता है? हटाता कौन है प्रधानमंत्री को भारत में? बताओ। भारत में प्रधानमंत्री कौन हटाता है? यहां तो न्यायालय ही सस्पेंड कर दिया। किसको? पेंतोगतार सिनावात्रा को। ठीक है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी। ठीक ना। तो बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जाता है? किसके द्वारा हटाया जाता है और किस आर्टिकल के द्वारा हटाया जाता है? प्रधानमंत्री के हटाने का प्रावधान। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। कौन कह रहा है? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। प्रधानमंत्री का पद जब तक रहता है जब तक उसको विश्वास मत प्राप्त है। अगर प्रधानमंत्री के आपके सांसद इतने हैं वो छोड़ देने प्रधानमंत्री को तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या 5 साल तक निर्धारित होती है? नहीं होती है। वो कभी भी आपका भंग हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। याद रखना है। ठीक ना। तो लोकसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वास्तविक तौर पर निश्चित नहीं होता है। बाकी आपको कह दिया जाता है कि 5 साल। ठीक ना। 5 साल तक सरकार चलती है। तो याद रखना है पेंतो को दौरान सिनावात्रा है। आपको याद रखना है किसे कहां की है? तो आपको याद रखना है कहां की है बताओ भैया। थाईलैंड की है। जिसको बोलते हैं सफेद हाथियों का देश। यही है ना थाईलैंड, जिसकी राजधानी बैंकॉक। क्या है राजधानी? बैंकॉक। बैंकॉक किस नदी के तट पर है? बैंकॉक किस नदी के तट पर है बताओ? चाओ फ्राया नदी के तट पर है। चाओ फ्राया नदी के तट पर है। याद रखना है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। चाओ फ्राया नदी के तट पर है। यही की है। याद रखना है थाईलैंड की।
ठीक है, सबसे महंगा शहर है, सबसे महंगा शहर है, याद रखना। वर्ल्ड का सबसे महंगा शहर माना जाता है बैंकॉक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बैंकॉक सबसे महंगा शहर माना जाता है। चाओ फ्राई नदी के तट पर है, ये आपको याद रखना है। ये किस महाद्वीप में आता है, सबको पता होगा। एशिया के किस क्षेत्र में आता है? एशिया में आता है, तो एशिया किस क्षेत्र में आता है? उत्तर या दक्षिण पूर्व एशिया में, या उत्तर पूर्व एशिया में, या पश्चिमी एशिया में, या दक्षिणी पश्चिमी एशिया में? बताओ, ऑप्शन में दे दिया। थाईलैंड एशिया के किस हिस्से में आता है? और हमने जब संगठन बताए थे, अंतरराष्ट्रीय संगठन, तब बताए थे हमने। इसके अलावा हमने एशिया जब पढ़ा था तब भी बताया था। किस क्षेत्र में आता है? दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिणी पूर्व एशिया में आता है थाईलैंड, जिसको बोलते हैं सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश, थाईलैंड के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। पैंतोकतान शिनावात्रा, पैंतोकतान शिनावात्रा हट गए तो इनके पद पर कौन होंगे व्यक्ति? फिर क्या चुनाव होगा जल्दी से, या कार्यकारी बैठा ले जाएंगे? बताओ। प्रधानमंत्री जब भारत में हटाया जाता है तो बताओ उनके पद पर कौन व्यक्ति बैठता है? संविधान में क्वेश्चन पूछेगा, जब प्रधानमंत्री का पद खाली होता है तब उनके पद पर कौन बैठता है? जल्दी बताओ। बैठता कि नहीं बैठता? नहीं बैठता, दोबारा चुनाव होता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। बाकी और अलग देशों में आपको यहाँ पे कार्यकारी बना दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री कार्यकाल भारत में ऐसा कि दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रपति के, उसमें चुनाव कराना पड़ता है, नहीं कराना पड़ता? जब उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी देश की यात्रा कर रहे हो, ठीक ना, काफी दिन की, तब उनके कार्यभार कौन संभालता है कार्यकारी रूप में? उपराष्ट्रपति। ठीक ना, तो प्रधानमंत्री की बात अलग होगी और राष्ट्रपति की बात अलग होती है। तो ये लिख गया सबको, ये वाला देखो फटाक से देना। कंबोडिया जिसकी राजधानी क्या है? कंबोडिया, जहां पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना हुआ है, अंकोर वाट का मंदिर, यहीं पर है ना। इसकी राजधानी क्या है? नॉम पेन है। क्या है इसकी राजधानी? नॉम पेन। ये कहां पे आता है? किस महाद्वीप में आता है? एशिया में आता है। तो आपको याद रखना है कंबोडिया के बारे में। इंडोनेशिया पता होगा सब लोगों को, जकार्ता इसकी राजधानी है। 2050 में नून सितारा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नून सितारा, याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश का नाम पूछेगा, इंडोनेशिया है। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश का नाम पूछेगा, तब क्या होगा? सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश, जहां पे जनघनत्व सबसे ज्यादा है। छोटे छोटे कमरे में बहुत लोग घुसे पड़े, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, एक ही रूम में। मुखर्जी नगर में देखा होगा आप लोगों ने, वहां पे एक रूम में 4-4 लड़के घुसे पड़े। ठीक ना, लेटरिन बाथरूम भी नहीं खाली, वहां पे घुसे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है, जगह नहीं है। तो ये बताना है कि सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला देश कौन सा है? मॉरिशस है, या इंडोनेशिया है, या भारत है, या कोई और देश है? जैसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य का नाम पूछेगा भारत में, तो कौन सा होगा? बिहार। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश, चलिए बताओ। सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश का नाम पूछेगा तब क्या होगा? चलिए बताओ। थाईलैंड। थाईलैंड नहीं होगा, हमने आंसर बताया इसका। बताना है कि क्या होगा आंसर, बताओ। इसका आंसर लिख लिया आप लोगों ने? फटाक से लिख लियो, फटाक से लिख गया सबको? तो बताना, अभी मैं क्वेश्चन आपको बताया, उसको बताना आंसर क्या होगा। चलिए बताओ। ये है थाईलैंड की पैंतोकतान शिनावात्रा। टाटा बाय बाय कर रहे हैं, इनका काम खत्म हो गया है, क्योंकि ये गांव वाली राजनीति कर दी है। ठीक ना, पैंतोकतान शिनावात्रा गांव वाली राजनीति कर दी है, इसलिए सस्पेंड हो गई। क्योंकि जैसे गांव में नहीं होता है, अपने घर की चुगली करते हैं लोग, ठीक ना, वैसे आपके अपने छोटे पद का ही आपने इन्होंने आलोचना कर दी। तो भैया वहां पे मीडिया ने उछाल दिया, तो इनका काम खत्म हो गया। पैंतोकतान शिनावात्रा का विरोध प्रदर्शन हो गया भैया इनके देश में बहुत ज्यादा, इनको पद त्यागना पड़ा। तो थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने
के पीएम पैंतोगतारने शिनावात्रा को उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, कारण क्या था? कारण यह था कि थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा की कंबोडिया की पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन से फोन पर बातचीत के दौरान, ये है हुन सेन, ये ठीक ना, ये बातचीत इनसे किए ऐसे, ठीक ना, हाँ, इनका पत्ता खत्म हो गया क्योंकि ये बातचीत कर रही थी होगी रिगार्डिंग, ठीक ना, मीडिया फैल गई इनकी बात, क्योंकि अपने ही पद का क्या कर रही थी, दुरुपयोग कर रही थी, हो गया संवैधानिक अवरोध। ठीक है, इनको त्याग पत्र देना पड़ा। तो पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन, ये है हुन सेन कंबोडिया की, ये एक ही है गए, एक ही लग रही है। तो हाँ, फिर हमको लग रहा है कि डिफरेंट है कुछ, चलो देख लेंगे, इनको डिफरेंट लग रहा है ना, एक ही है, चलो तो ये फिर नहीं होंगी, फिर दूसरा होगी, सेम लग रही है, ये नहीं भाई सेम नहीं है, सेम है तो फिर हमको चश्मे की जरूरत पड़ेगी फिर, तो ये दूसरे वहां पे ये वही इन्हों नहीं होंगे, ठीक ना। चलो, तो वो भी आपका महिला ये है, ठीक ना, वो भी आपको जो है हुन सेन, वो भी महिला है, ठीक ना। फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने अपने ही देश के वरिष्ठ कमांडर विरोधी बताया, अपने मतलब अपने ही कमांडर को विरोधी बता दिया था। ठीक है, इस घटना के बाद पूरे देश में पैंतोगतारने शिनावात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और इनको हटना पड़ा, अपना पद त्यागना पड़ा। ठीक है, इनको, ठीक है, और इनके पद पर कौन बन गए फिर? उप प्रधानमंत्री होमथम विचायाचाई, इनका नाम बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, तो थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी, ठीक ना, तो थोड़ा याद कर लेना सही से, और ऐसे एग्जामिनर पूछता है कि याद करने में दिक्कत हो, ठीक ना। तो होमथम विचायाचाई, ठीक ना, तो ठीक ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिख गया इतना, लिख लो फटाक से, ठीक ना, ये कारण है, ठीक है, ये कारण है इतना, बाकी आपको पूरा नहीं लिखना है, ये कारण है इनका, हमने इसलिए बताया ताकि आपको कारण पता चल सके, या इनका नाम आप लिख लेना। ठीक है, इनके पद पर ये बैठ गए कार्यकारी ग्रुप में। ठीक है, बाकी भारत में ऐसा नहीं होता है, भारत में प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, बाकी कार्यकारी प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाते। राष्ट्रपति कार्यकारी बनाया जाएगा, उपराष्ट्रपति कार्यकारी बनाया जाएगा, वह प्रधानमंत्री का पद कार्यकारी नहीं होता है, वहां पे उप प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, ये आपको याद रखना है। और संविधान आप लोग पढ़ना जा करके, आर्टिकल 75 के 2 में लिखा हुआ है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री का पद खाली होता है तो दोबारा चुनाव कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि दूसरा पद कार्यकारी बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं। तो आप 75 के 2 में देखना जा करके, उसमें लिखा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और प्रधानमंत्री को भारत में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है, ठीक ना। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकसभा में, तो याद रखना है प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव तभी आपको पारित किया जाता है जब ये विपक्ष को मालूम हो जाए कि इनके पास सांसद की कमी है, विरोध कर रहे हैं सांसद, ठीक ना, तो इस तब अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जाता है। और उसमें अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा सिस्टम है। ठीक है, तो ये है आप, ये इनका टाटा बाय बाय कर रहे हैं, ठीक है, इनका काम खत्म हो गया है। चलो, लिख गया था ना, तो ये लिखना नहीं था आपको, इतना समझना था, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको, चलो, तो ये आपको याद रखना है। ये थाईलैंड है, थाईलैंड के बारे में बता दें, क्योंकि थाईलैंड के बारे में बहुत लोगों नहीं पता होगा। ये है थाईलैंड, ये थाईलैंड दिख रहा है येलो कलर का, ये थाईलैंड है, ठीक है, ये थाईलैंड दिख रहा है, ये आपको याद रखना है। थाईलैंड को पहले किस नाम से जानते थे? पूर्व में सियाम बोलते थे या श्याम बोलते थे, याद रखना है। इनका पूर्व नाम पूछेगा, इसका नाम क्या है, तो पूर्व नाम आपको याद रखना है, श्याम ही बोलते हैं, सियाम बोलते हैं या श्याम बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, इसका पूर्व नाम है थाईलैंड का, जिसकी राजधानी है बैंकॉक। मुद्रा का नाम पूछेगा, बहत चलती है मुद्रा यहाँ की, थाईलैंड की मुद्रा है बहत, ठीक है, बहत। और प्रधानमंत्री याद रखना, प्रधानमंत्री कार्यवाहक रूप में यहाँ पे बनाए गए हैं फुमथम विचायाचाई, ठीक है, ये कार्यवाहक बने यहाँ के, ठीक है, इनके बारे में याद रखना है। और ये दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे लंबी बाउंड्री बनाने वाला देश है, याद रखना, ठीक है, दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे लंबी बाउंड्री बनाने वाला देश तो थाईलैंड ही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो उसकी कहां तक बाउंड्री लग रही है,
यहां से यहां तक देखो कितनी देशों में लग रही है, आपको दिख रहा होगा सामने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। एटलस खरीद लेना जिसके पास ना हो, ब्लैंक एटलस, ब्लैंक एटलस खरीद लेना। उसके अलावा एटलस भी खरीद लेना, स्टूडेंट एटलस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए बैंकॉक के बारे में। ठीक है, इतना चीजें। ठीक है, ये है बैंकॉक। बैंकॉक के ऊपर लाओस पड़ता है, इधर आपको पड़ता है बर्मा। बर्मा का मतलब म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, इधर आपका कंबोडिया, जहाँ पे सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है कंबोडिया में। ठीक है ना, अंकोर वाट का मंदिर। इसके जस्ट नीचे आपका वियतनाम दिख रहा होगा, जिसकी कैपिटल है हनोई, ये आपको दिख रहा होगा। और नीचे दिख रहा होगा मलेशिया, जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है। क्या है? कुआलालंपुर। तो ये है, आपको याद रखना है। ये देश आपके आसपास लग रहे हैं, उनके बारे में ध्यान देना। ठीक है, ठीक है, बाकी अगली बार। एक और क्वेश्चन देख लो फटाक से, इसके बाद में अगली बार हम बताएंगे। चलो, क्वाड। क्वाड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? क्वाड सबसे पावरफुल संगठन है, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल संगठन क्वाड। ठीक ना, क्वाड याद रखना। क्वाड 32 देशों के बराबर है, क्वाड याद रखना है। नाटो के बराबर ये क्षमता रखता है क्वाड, याद रखना है। ठीक है, और किसके विरुद्ध बनाया गया? तो चाइना के विरुद्ध बनाया गया है क्वाड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्वाड में कितने सदस्य आते हैं? तो 4। कितने आते हैं? 4। आपको दिख रहे होंगे इसमें वर्ड 4। तो 4 ही सदस्य आते हैं इसमें, सदस्य देश। इनके बारे में आपको बात करेंगे। तो क्वाड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? ठीक ना, तो आपको याद रखना है, चाइना ज्यादातर क्या करता है कि समुद्री देशों में अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है हमेशा। इसलिए समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्वाड ने एक आपका मिशन शुरू किया। वो कौन सा मिशन है यहाँ पे? तो क्या संयुक्त नौसेना अभ्यास मिशन है, या समुद्री पर्यवेक्षक मिशन है, क्या अंतरराष्ट्रीय बचाव अभियान है, या तटीय गश्ती पहल है? इनमें से कौन सा आंसर होगा? इसमें आपको लग भी रहा होगा, ठीक है, अगर थोड़ा सा को दिमाग लगा दो तो आंसर यहीं पर है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? समुद्री पर्यवेक्षक मिशन। इसका आंसर हो जाएगा समुद्री पर्यवेक्षक मिशन। याद रखना है। पर्यवेक्षक किसको कहते हैं? पर्यवेक्षक किसको कहते हैं? आप लोग हाई स्कूल इंटर पढ़ा होगा, या जब कभी सेंटर कहीं पर गया होगा, तो पर्यवेक्षक होता है स्कूल का। तो कौन किसको कहते हैं पर्यवेक्षक बताओ? समुद्री पर्यवेक्षक मिशन। इसका आंसर हो जाएगा समुद्री पर्यवेक्षक मिशन। ये है क्वाड, जो समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन शुरू किया है। अब क्वाड में कितने सदस्य देश आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्वाड, क्वाड याद रखना चतुष्कोणीय संगठन है। क्वाड चतुष्कोणीय संगठन है। क्वाड चतुष्कोणीय संगठन है। तो कौन कौन से 4 सदस्य आते हैं इसमें? इस साइड में कौन सा देश आएगा? दक्षिण साइड में कौन सा देश आएगा? पश्चिम साइड में कौन सा देश आएगा? पूर्व साइड में कौन सा देश आएगा? क्वाड का मतलब होता है ट्रायंगल। ठीक ना, ट्रायंगल नहीं, चतुर्भुज, सॉरी चतुर्भुज होता है। ठीक ना, याद रखना है। तो बताना ऊपर कौन सा देश होगा, नीचे कौन सा देश होगा, पश्चिम में कौन सा देश होगा, और पूर्वी में तो देश में कौन सा होगा। ये पावरफुल संगठन है, चारों शक्तियां जुड़ी हुई हैं क्वाड की, याद रखना है। ठीक ना, अगर इस देश में दिक्कत होती तो ये आपका भेजेगा सैनिक, अगर इसमें दिक्कत होती तो ये भेजेगा, इसमें दिक्कत होती तो ये इसे भेजेगा। तो ये भैया 4 संगठन है, आपस में सुरक्षा को बना रहे हैं। ठीक है, तो बताना है कौन कौन से देश इसमें शामिल है। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। तो 4 देश हैं। ठीक ना, तो पहले इसका आंसर लिख लो, समुद्री पर्यवेक्षक मिशन। इसके अलावा क्वाड के बारे में बताएंगे फटाफट, क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है इसको बनाने का। चलिए करो फटाक से, इतना लिखो, बस एक ही स्लाइड बची, बाकी अगली बार हम बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेना समुद्री पर्यवेक्षक मिशन, बी ऑप्शन, समुद्री पर्यवेक्षक मिशन। इसका आंसर होगा समुद्री मिशन शुरू किया इन्होंने, क्वाड ने। ठीक है, क्वाड के कितने सदस्यों के पास परमाणु हथियार है? क्वाड के कितने सदस्यों के पास परमाणु हथियार है? ये लिख गया सबका? इसका आंसर लिख लिया ना आप लोगों ने? समुद्री पर्यवेक्षक मिशन, देखो फटाक से, क्वाड के कितने सदस्यों के पास परमाणु हथियार है? किसके किसके पास?
अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, जापान के पास, जापान के पास परमाणु हथियार है ही नहीं। अगर जापान इतना डेवलपमेंट कंट्री है आपका तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि है कि नहीं नहीं है। इतना लिख गया सबका, देखो फटाक से, जिसको ना समझ में आ रहा बता देना, अब लास्ट बचा हुआ है इसमें बता दे रहे हैं, ठीक है। यह है क्वाड। क्वाड के बारे में आपसे पूछेगा पूरा फुल फॉर्म क्या है इसका, तो याद रखना इसका फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, याद रखना इसका फुल फॉर्म है क्वाड। स्थापना अलग से पूछेगा आपसे, स्थापना के बारे में याद रखना ये क्वाड है। बस लास्ट बचा हुआ फटाक से देख लो इसको, तो फुल फॉर्म लिख देना इसका, ठीक है। स्थापना अब अगर आपसे पूछेगा तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इसकी घोषणा की थी कि क्वाड का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। इन्हीं के पहल पर क्वाड की स्थापना की गई थी 2007 में, ठीक है। याद रखना है 2007 में इसका गठन किया गया था, किसके उसमें, शिंजो अबे। और शिंजो अबे आपको पता होगा रैली के दौरान इनको गोली मार दी गई थी, जापान के प्रधानमंत्री हैं, रह चुके थे, अभी तो ये मृत्यु हो गई है। ये पुनः सक्रिय कब हुआ था, तो 2017 में, याद रखना दोबारा 17 में आपका सक्रिय हुआ था। प्रकृति इसकी कैसी है, अनौपचारिक रणनीति मंच, ये आपको याद रखना है। सदस्य देश पूछेगा भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये है। और आपको दिख रहा होगा इधर, आपको दिख रहा होगा इंडिया, नीचे दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा ऊपर दिख रहा होगा इधर पूर्व में यूएसए, और ऊपर दिख रहा होगा जापान। तो यही है क्वाड सदस्य देश जो चतुष्कोणीय ट्रायंगल, चतुष्कोणीय बनाते हैं आकार, ठीक है, आपको याद रखना। उद्देश्य क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुला, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना है, इसका मुख्य उद्देश्य है क्वाड का। बस इससे ज्यादा क्वाड के बारे में नहीं पूछेगा कि क्यों बनाया गया, तो ये आपको उद्देश्य यही है इसका, ठीक है। सदस्य देश पूछेगा, इसके अलावा सक्रिय कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनेंगे। तो आपकी क्वाड के बारे में हो गया। और क्वाड की बैठक कहां कहां पे होगी, तो 2023 में जापान में हुई थी, 2024 में अमेरिका में हुई थी, और 2025 में भारत में होगी, याद रखना। 2025 में क्वाड की बैठक भारत में होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका लास्ट हो गया, बाकी अगली बार पढ़ के आना था ना, अगली बार हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वाड की बैठक है 2025 में भारत में होगी, 24 में अमेरिका में, और 2023 में जापान में होगी, ठीक है। इतना पढ़ के आना। बहुत